और चीजें पढ़ते हैं अपने हल्दी घाटी की, ये बातें बताई दी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ का जो पहाड़ है वो, उसके बीच की जो दर्रे की मिट्टी, वो पीले पीले रंग की मिट्टी है, हल्दी जैसी मिट्टी है, इसलिए इस जगह का नाम हल्दी घाटी पड़ गया। हालांकि इस बार अपने जो किताबें चेंज की तो भगवान जाने कौन भोंगल थार, उसने नया इफेक्ट जोड़ दिया। उसने कहा कि इसमें महिलाएं लड़ी थी, महिलाओं के हाथ में हल्दी लगी हुई थी, इसलिए नाम हल्दी घाटी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उस मिट्टी का रंग ही वहां पे थोड़ा हल्दी जैसा सा रंग है, पीलापन लिए हुए रंग है, तो उसका नाम हल्दी घाटी। ऐसा कई जगह होता है। मुझे बीकानेर का याद है मत, कि बीकानेर में जहां पे शुरुआत में बीकाजी ने आके शासन स्थापित किया था, वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी लाल रंग की सी है, मतलब यूं लाली माली वैसी मिट्टी, इसलिए नाम ही राती घाटी है। मारवाड़ी के अंदर जो लाल रंग होता है उसको अपना राता बोलते हैं, तो उसका नाम राती घाटी पड़ गया। वैसे ये थोड़ा पीले रंग लिए हुए, तो इसका नाम क्या हो गया, अपने आप में हल्दी घाटी नाम हो गया था। अब हल्दी घाटी युद्ध की थोड़ी और बातें। हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा, किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा। क्या क्या नाम है वो देखते हैं अपने। जैसे बदायूं इस युद्ध में खुद आया हुआ था, अकबर का इतिहासकार है, तो बदायूं इस युद्ध का जो नाम देता है वो देता है बैटल ऑफ गोगुंदा। वो कहता है गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल अकबर के दरबार का एक और इतिहासकार वह, अकबरनामा या आइन ए अकबरी नाम की उसने बुक लिखी, वो इस युद्ध का नाम देता है बैटल ऑफ खमनोर। मैंने बताया दोनों पहाड़ियां अलग अलग, वो कहता है खमनोर का युद्ध। कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड यूरोप के थे, तो उनको तो अपने यूरोप वाले युद्ध याद आएंगे, और उन्होंने कहा कि मेवाड़ की थर्मोपोली। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको थर्मोपोली क्या है, आप तो इतना याद रखो। उनका ये मेवाड़ की थर्मोपोली है, याद रखना आपने। और अपने एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए बाद में, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और उन्होंने वहां पे हल्दी घाटी के पास में एक जगह है बादशाह बाग, और उन्होंने कहा यार इस जगह पे हुआ है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया बादशाह बाग का युद्ध। बैटल ऑफ बादशाह बाग जगह का नाम है भाई, ये भी याद रखना कि इस युद्ध में कौन कौन किस किस ने क्या क्या कहा इस युद्ध को। तो जो बदायूनी है वो इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ गोगुंदा, जो अबुल फजल है वो इस युद्ध को कहता है बैटल ऑफ खमनोर। ये दोनों अकबर के दरबारी इतिहासकार है, उसके कोर्ट हिस्टोरियन है। कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहते हैं, वो इस युद्ध को कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। थर्मोपोली में अभी बताऊंगा क्या है। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव है, वो कहते हैं इस युद्ध का नाम है बादशाह बाग का युद्ध, जगह का नाम है वहां पे बादशाह बाग, तो वो कहते हैं इस जगह पे हुआ था, तो बादशाह बाग का युद्ध। तो थोड़ी अलग अलग चीजें थोड़ी याद रख लेना। तो और जो मैं बता रहा था कि प्रताप की उधर मान सिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। कहते मुगलों की तरफ से एक हाथी और था, उसका नाम था गजमुक्ता। और इस गजमुक्ता को इधर से प्रताप की तरफ से एक हाथी लड़ रहा था लूणा, उस लूणा के खिलाफ लड़वाने के लिए लेके आए थे। तो प्रताप की तरफ से एक हाथी था लूणा, उधर से नाम था गजमुक्ता। फिर प्रताप का एक हाथी था जिसे मुगल सेना ने पकड़ लिया था, उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। इसको पकड़ के ले गए थे, और जब लेके गए तो अकबर ने पूछा भाई साथी का क्या नाम है, लोगों का राम प्रसाद। पर अकबर ने कहा कि नहीं भाई, ये पीर बाबा के प्रसाद से हमें मिला है, पीर बाबा के आशीर्वाद से हमें मिला है, इसलिए इसका नाम बदल कर मैं क्या करता हूँ, पीर प्रसाद। थोड़ा सा याद रखना कि एक कौन सा हाथी मुगल सेना को मिल गया था जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था, राम प्रसाद मिला था, नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया। कुल मिला के ये दो हाथियों के नाम याद रखने जो प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, ये दो हाथियों के नाम याद रखने जो मुगल सैनिकों की तरफ से लड़ रहे थे, राम प्रसाद और लूणा, उधर मर्दाना और गजमुक्ता। क्योंकि मुझे याद है किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन थे, राम प्रसाद, लूणा, मर्दाना और गजमुक्ता क्या है। और फिर आरपीएससी वैसे ऑप्शन और दे देती है, सुदूरवर्ती बाड़मेर के 4 गांव, मूंग की 4 किस्में, बकरी की 4 नस्ल, और आपके हल्दी घाटी युद्ध में लड़े हाथियों के नाम। तो याद रखना भाई, हल्दी घाटी युद्ध में हाथी, आप इमेजिन करो कभी कि युद्ध कितना महत्वपूर्ण रहा होगा हल्दी घाटी, कि उसमें लड़ने वाले हाथियों के नाम भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है। उसका जो घोड़ा है, उस युद्ध का जो घोड़ा है, उसके नाम पर बाकायदा अपने स्कूटर आया करता था। चेतक कितना फेमस हुई, चेतक जो चीज थी, पुलिस वालों की जो गाड़ियां होती है उनको भी आज अपने चेतक कहते हैं। तो वो युद्ध जो है वो चरम है युद्धों का, एक अलग भावना है उस चीज के अंदर। तो हल्दी घाटी वो युद्ध है अपने, जिसमें प्रताप ने अकबर को या अकबर की सेना को यहां से हराकर वापस भेज दिया था। तो वो सारी बातें अपने याद रखने वाली सी।
और देखो, मैं तो हल्दी घाटी युद्ध को जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार जीत हार ये सब तो बाकी है, मुझे उसमें प्रताप की डिप्लोमेसी बड़ी शानदार सी लगती है कि यार उस युद्ध में ग्वालियर का रामसात तोमर आया है, अफगानों की तरफ से हाकिम खान सूर है। इसका मतलब प्रताप संगठन बनाने की शक्ति में माहिर है, वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, वो अच्छा एक कोलोब्रेशन करने वाला राजा है। जब हम देख रहे हैं कि उसने अकबर के विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया, और हाकिम खान सूर का प्रताप की तरफ से लड़ना यह सिद्ध करता है कि प्रताप सेक्युलर राजा है, और उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक भी लड़ रहे थे। अपने इतिहासकारों ने केवल एक पक्ष को सेक्युलर दिखाने के लिए बात खूब बढ़ा चढ़ा के बताई हमेशा कि अकबर का सेनापति मान सिंह था, अकबर का सेनापति मान सिंह था, क्योंकि उधर सेक्युलरिज्म उनको स्थापित करना था। कोई ये नहीं देखता कि इधर भी ये सेम बात है। और मैं तो जब वो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ता हूं कि प्रताप की सेना में लड़ने के लिए भील सैनिक भी आए थे, तब और लगता है कि किसी राजा ने समाज के उस वंचित समुदाय को, उस बैकवर्ड क्लास को, हाशिए पे रखे हुए समाज को, वो तबका जो समाज की मुख्य धारा से थोड़ा अलग था, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया है, उनको अपने बराबर लाके खड़ा किया है। तो जो अनटचेबिलिटी की जिसकी हम बात करते हैं, छुआछूत की जिसकी हम बात करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने वाला कोई राजा दिखाई देता है तो प्रताप दिखाई देता है कि उसने उन वनवासियों को, आदिवासियों को अपने साथ में लाके खड़ा कर दिया था। तो वो वाले नाम जो है तो अपने आप में ये दिखाते हैं कि वो कितना ब्रॉड माइंडेड बंदा था, वो कितना समरसता फैलाने वाला आदमी था। ये सब चीजें, ये सब गुण उसके प्रताप के वहां से दिखाई देते हैं अपने को। जब हल्दी घाटी की बात ही कर रहे हैं, हम थोड़ी और बातें करते हैं। ये तो नाम वगैरह मैंने बताई दिए, नाम याद रखना आप थोड़े से कि हल्दी घाटी का क्या इंपॉर्टेंस है। कभी आपसे मेंस में पूछ ले कि उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, तो क्या इंपॉर्टेंस रही होगी? तो एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक एम्परियलिस्टिक पावर और एक रीजनल फ्रीडम का युद्ध है वर्सेज प्रादेशिक स्वतंत्रता। मतलब कि एक तरफ अकबर जैसा राजा है जो अपने एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, एम्परियलिस्टिक अप्रोच रखता है, एम्परियलिस्टिक एम्बिशंस रखता है और अपने साम्राज्यवादी शक्ति के तहत आक्रमण कर रहा है। पर दूसरी तरफ एक बंदा है जो अपने रीजनल फ्रीडम को, अपने रीजनल इंडिपेंडेंस को, अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता को, अपनी प्रादेशिक स्वतंत्रता को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए ठीक वैसा है जैसा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि अंग्रेज एक साम्राज्यवादी ताकत थे, वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं या भारत पर कब्जा किया उन्होंने और उसके खिलाफ हमारे लोग उठ खड़े हुए। तो जिस प्रकार हम क्यों उठ खड़े हुए, क्योंकि हम कहते हैं ये प्रदेश हमारा है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता हमें प्रिय है, यहाँ पर हम राज करेंगे। एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसमें प्रताप और प्रताप के साथ मेवाड़ की जनता कर रही है कि एक साम्राज्यवादी ताकत का मिलजुल कर सामना कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता, अखंडता, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस जो भी है उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे वो लोग। तो एक बात तो ये याद रखने वाली सी। दूसरी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अकबर एक बहुत बड़ा राजा है, उसके पास खूब सारा धन है, उसकी सेना भी बड़ी है। प्रताप, मेवाड़ एक छोटा स्टेट है, लगातार युद्धों में फंसे होने से धन भी कमजोर पड़ा होगा, कहीं ना कहीं सेना भी कमजोर है, उसके बावजूद लड़ रहे थे वो लोग। सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद प्रताप लड़ा था। इससे उसकी जो सेना थी, उसकी जो जनता थी, उसमें एक होप और मोरलिटी की भावना जगी, आशा और नैतिकता का संचार होता उसकी सेना में। होप नजर आई है कहीं ना कहीं कि नहीं, हमारा राजा हमारे साथ खड़ा है, भले ही उसके पास संसाधन कम हो लेकिन लड़ रहा है। एक नैतिकता दिखाई देती है, मोरलिटी बढ़ती है लोगों की, मोरल अप होता है लोगों का कि नहीं यार लड़ेंगे, धन कम है तो क्या हुआ, हमारा जो राजा है वो लड़ रहा है। वो मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जाम देता हूँ। यार आरएस का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर देखा कि एक लड़का जिसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है या जिसके पापा ऑलरेडी आईएएस लगे हुए थे, वो एक अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ था और उसको अच्छी कोचिंग भी मिली थी, उसके पास तमाम रिसोर्सेज थे और उस बंदे की टॉप 10 में रैंक आ गई। एक उसका विपरीत, एक ठेठ कोई जैसलमेर बॉर्डर का कोई एक लड़का जो शुरुआत से ही ग्रामीण स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा था, इसके पिताजी एक साधारण किसान है या कई बार किसान भी नहीं, कोई मजदूर है, और उसने पढ़ाई भी अपने जैसे तैसे करके पूरी की है
और फिर तैयारी भी संघर्ष करते हुए, छोटे मोटे कोई साथ में नौकरी करते हुए भी अपनी तैयारी की है, या बेरोजगारी के अंदर ही अपनी तैयारी की है, और उसका सिलेक्शन होता है, भले उसकी रैंक मत कहता हूँ 200 रैंक आती है, अगले दिन अखबार में या हमारे आसपास में चर्चा किसकी होती है? उस टॉप 10 वाले की या उस 200 वाले की होती है? ऑब्वियसली अखबारों के अंदर हमेशा आएगा किसान का बेटा बना, संघर्ष के बावजूद बना, बेरोजगारी के बावजूद बना। हम उस सेकंड वाले की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं यार उसके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। हल्दी घाटी का युद्ध ये सिखाता है कि भले ही हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसके बावजूद हार नहीं माननी है, उसके बावजूद लड़ाई करनी चाहिए, और लड़ाई करने से जीत मिलती है। इससे जो आसपास के बाकी लोग होते हैं आपके, उनके अंदर कहीं ना कहीं आशा दिखती है, उनमें कहीं ना कहीं मोरल अप दिखता है उनका। फिर हल्दी घाटी का युद्ध राष्ट्रवाद की भावना सिखाता है, नेशनलिज्म सिखाता है। और राष्ट्र देखो पहले होता क्या था, पहले ये नेशनलिज्म वाली भावनाएं नहीं थी, पहले सेनाएं लड़ती थी। बाबर की सेना सांगा की सेना से लड़ लेगी, कुंभा की सेना को महमूद खिलजी की सेना से लड़ लेगी, रतन सिंह की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ लेगी। आम जनता का इतना कोई उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। और अपने तो संस्कृत में, हिंदी में एक वो है शायद लाइन है कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कि कोई राजा बन जाए हमें क्या लाभ है यार, हमें टैक्स देने यार, इस बाबर को भी टैक्स देना, सांगा को भी टैक्स देना। पर प्रताप के साथ में जन जन का नायक बन गया था। आसपास के तमाम लोग, वो जो जनजातियां थी, वो जो भील थे, वो जो गाड़िया लोहार थे, उन तमाम लोगों ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। इसलिए जनता के अंदर, आम पब्लिक में यदि नेशनलिज्म को युद्ध जगाता है तो वो युद्ध हल्दी घाटी है। आप और कभी नोटिस भी कीजिए इस बात को कि किसी भी चीज का महत्व तब नहीं है जब वो हुई है, महत्व तब है जब होने के बाद भी उसकी इंपॉर्टेंस जारी रही है नहीं रही, वो हमें दिखती है। कि हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवादियों के लिए मोटिवेटर का काम करता है, आज भी राष्ट्रवादियों के लिए, नेशनलिस्ट के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। और हमारा जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो हमारे जितने नेता थे, तिलक थे, कोई चंद्रशेखर आजाद थे, तमाम लोगों ने, वीर सावरकर थे, तमाम लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में हल्दी घाटी है। उनके उदाहरणों में, उनके भाषणों में मिलता है कि जिस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में और प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ा था, या मेवाड़ वाले मुगलों के खिलाफ लड़े थे, उसी प्रकार हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि महाराणा प्रताप को, या हमारे जो ये मेवाड़ वालों का संघर्ष था, या जो हमारे राजस्थान का संघर्ष है, इसको महानतम बनाने का या दुनिया को बताने का काम बंगालियों ने किया है। क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन राजस्थान भारत में आ गया था तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहीं पर आया था, तो बंगाल में आया था। नेशनलिज्म बंगाल के अंदर आया था सबसे पहले। और कहा ही जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। तो बंगालियों में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आई थी। पर बंगालियों ने, जब नेताओं ने, जो नेता थे उनमें जब नेशनलिज्म आया तो उन्होंने कहा यार इस राष्ट्रवाद को और अप कैसे किया जाए, रूट लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, जनता को इसके बारे में कैसे बताया जाए। तो ऐसे हीरो होने चाहिए अपने पास में, जो अतीत से लिए जाएं, जो पास्ट से लिए जाएं अपने, ताकि लोगों को मोरल अप कर सके, लोगों को इंस्पिरेशन दे सके, लोगों को मोटिवेट कर सके। वो हीरो राजस्थान वाले थे तमाम। तो अपने राजस्थान के इतिहास को तो आगे फॉरवर्ड करने वाले वो लोग, उन्होंने तब तक जेम्स टोड की किताब पढ़ ली थी, टोड की किताब के आधार पर उन्होंने ये बताना शुरू किया कि यार क्या लड़े होंगे। इसलिए हम हमेशा वो नेशनलिस्ट के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मैं हमेशा और कहता हूँ ऐसे चला दूं यार, वो हमेशा हमेशा मैं एक बात हमेशा और कहता रहता हूं कि आप कभी खानवा जाओ, कि आप कभी खानवा गए तो पहली बात तो किसी के मन में नहीं आता कि खानवा जाके, भाई भारत में युद्ध क्षेत्र कौन कौन से, कि पानीपत है, तराइन है, ये सब युद्ध क्षेत्र है। मुझे नहीं लगता किसी बंदे कभी मन में आता कि यार मैं तराइन देख के आऊंगा, या मैं कभी पानीपत देख के आऊंगा, या मैं कभी खानवा देख के आऊंगा। हाँ, आप जब वहां से निकलते हैं तो आपके मन में हिस्ट्री के प्रति वो उत्सुकता जरूर जागृत होती है, और आपको लगता है अच्छा ये वो पानीपत है जहां पर युद्ध हुआ था, ये वो तराइन है जहां पृथ्वीराज चौहान और गोरी लड़े थे, ये वो खानवा है जहां पे सांगा और बाबर लड़ लिए थे। ऐसी उत्सुकताएं उत्पन्न हो सकती है। परंतु आप और मैं हमेशा देखते हैं, आपने आसपास में नोटिस किया होगा कि जो कोई उदयपुर आता है वो हल्दी घाटी जाता है। इवन हल्दी घाटी जाता ही नहीं है, लोग हल्दी घाटी से बाकायदा मिट्टी उठा के लाते हैं, साथ लाते हैं, घर रखते हैं। कुछ ना कुछ तो उस युद्ध में अलग हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर अलग भावनाएं रही होगी, तभी लोग आज इतने सालों बाद भी, आज 400 450 साल बीत गए उसके बाद भी वो भावनाएं कम पड़ने का नाम नहीं ले रही है। हल्दी घाटी से जुड़ाव आज भी उतना ही है। हल्दी घाटी नाम आते आज भी कहीं ना कहीं हमारे रोम रोम खड़ा होता है, रोंगटा खड़ा होता है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं,
खूब सारी बातें हैं, आज भी मैं तो कहता हूँ उस पर चर्चा भी चल रही है, तो उसका क्या कारण है? और किसी युद्ध पे तो इतनी चर्चा नहीं चलती, इसका मतलब उस युद्ध में उस दिन कुछ अलग बातें हुई थी। तो हल्दी घाटी आप याद ही रखना भाई, उसका महत्व याद रखना, इंपॉर्टेंस याद रखना। इंपॉर्टेंस पूछे, कॉन्सिक्वेंस पूछे आपसे, आपसे कोई उसका इम्पैक्ट पूछे, तो ये सारी बातें याद रखना। हल्दी घाटी का क्या महत्व, बड़ी सी बात तो यही थी प्रताप के बारे में। हल्दी घाटी आप जानते ही हो, मैंने थोड़ी सी बातें और बता दी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद लो एक और युद्ध और आ गया। मैंने कहा कि हल्दी घाटी के अंदर जब मान सिंह और आसफ खान हार के चले गए, अकबर खुद आया और अकबर ने खुद ने आके यहाँ पे कमांड किया, लेकिन अकबर भी कुछ ही नहीं कर पाया, उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद करके वापस चला गया। तो अब अकबर ने अपने एक बेहतरीन कमांडर को भेजा था, शाहबाज खान। तब प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ हुआ करती थी, इसलिए शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अटैक किए थे। वैसे मेवाड़ वालों की इमरजेंसी कैपिटल कौन सी? कुंभलगढ़। इसने 3 अटैक किए थे, याद रखना भाई। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितने आक्रमण किए थे? 3। या शाहबाज खान ने 3 आक्रमण कहां पर किए थे? कुंभलगढ़। या कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किसने किए थे? शाहबाज। 77, 78, 79, 3 अटैक किए थे। और कहते भी है भाई कुंभलगढ़ के किले पे कोई कब्जा नहीं कर पाया था, पर शाहबाज खान इस पर एक बार कब्जा करने में सफल हो गया था। 3 अप्रैल 1578 को उसने कुंभलगढ़ पर एक बार कब्जा कर लिया था। प्रताप को यहां से निकलना पड़ा था। प्रताप भान सोनगरा थे, उनको ये किला देके चले गए थे। और वहीं कोल्यारी गांव पड़ता, पास कोल्यारी के पास में एक जगह पड़ती आवरगढ़, और उस आवरगढ़ को अपनी कुछ दिनों के लिए अस्थायी राजधानी बनाई थी। तो कुंभलगढ़ जब छूटा था, जब 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान कब्जा कर लेता, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने आवरगढ़ को अपनी राजधानी बना ली थी। कुल मिलाकर अपने याद रखने वाली बात यह कि अकबर और प्रताप के बीच संघर्ष में 3 अटैक कौन से किले पर किए गए थे? कुंभलगढ़। किसने किए थे? शाहबाज खान ने। कब्जा करने में सफल हो गया था 3 अप्रैल 1578 को। कब कब हमले किए थे? 77, 78, 79। और प्रताप ने उसके बाद कुछ दिनों के लिए अपनी अस्थायी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो आवरगढ़ के अंदर अस्थायी राजधानी उन्होंने अपनी बना ली थी। तो थोड़ी ये बात याद रख लेना आप। और इसी टाइम कहते हैं कि जब कुंभलगढ़ पे कब्जा हो गया था, तो प्रताप यहां से ईडर की तरफ जा रहे थे। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है ईडर, प्रताप का ससुराल था। और रास्ते के अंदर एक गांव पड़ता है चूलिया, और वहां चूलिया नाम के गांव के अंदर उनको सेठ मिले भामासा। और उन्होंने कहा भाई कैसे किधर? तो कहा यार पैसे टके की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो अपने तो थोड़ी व्यवस्था करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उनका चिंता ही मत करो, मैं बैठा हूं जब तक। और कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लाकर उनको दान कर दी थी, सारी संपत्ति उनको दे दी थी। कहते हैं इतने रुपए दिए थे कि 25,000 की फौज 12 साल रह सकती है। कहते हैं कि 25 लाख रुपए नगद कैश और 20 लाख की सोने की अस्परियां लाके दी थी। कितना धन दिया होगा उस आदमी ने कि 25,000 की फौज को आप 12 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए आज उन भामाशाह को हम इतना याद करते हैं। आप फिर देखिए कि प्रताप के साथ जुड़ी हुई एक एक चीज कैसे फेमस हुई है। मैंने चतक वाली बात बताई, भामाशाह। आज भी कोई पैसे देता है, अपने कहते हैं यार ये तो भामाशाह है। आज भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है, नाम भामाशाह योजना होती है। आज भी किसी स्कूल के अंदर जाओ, चंदा देने वाले जितने लोग हैं उनकी लिस्ट लगी हुई, अगर उसमें लिखा होगा ऊपर भामाशाहों की सूची। मतलब एक आदमी प्रताप के साथ जुड़ के कितना फेमस हो गया। तो ये सब चीजें उस प्रताप के व्यक्तित्व में है कि उससे जुड़े हुए तमाम लोग इसी प्रकार हिट हो गए थे। तो भामाशाह, और ये तो केवल भामाशाह ही नहीं, मैं तो हमेशा कहता ही हूँ, भामाशाह और इनके एक भैया और थे ताराचंद, ये दोनों आए थे, दोनों ने अपना पूरा धन लाके वहां पर दिया था। पर वही है जी, कई बार लाइनिया होता है, किसी का नाम हिट होना होता है उनका हो जाता है, और जिनका हिट नहीं होना होता उनका नहीं होता है। वरना ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों थे, पर अपने भामाशाह याद हुआ, ताराचंद नहीं हुआ। मुझे कई बार लगता है कि यार अब तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगे कि किसी स्कूल के अंदर भामाशाहों की सूची की जगह लिखा हो ताराचंदों की सूची, तो अपने अजीब सा लगता है यार ताराचंद कहाँ से आ गया। पर ये 2 आदमी थे, भामाशाह और ताराचंद। और भामाशाह तो फिर हम कहने लगे कि साहब मेवाड़ का सेवियर है, मेवाड़ का उद्धारक है, रिवाइवर ऑफ मेवाड़ है, रिवाइव किया इन्होंने मेवाड़ को। तो हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, और इनको भी भाई मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, भामाशाह को भी, याद रख लेना आप। तो इसी टाइम ये जा रहे थे, तब ये सारी घटनाएं हुई थी। तो कुंभलगढ़ वाली बात याद रख लें। फिर आगे बढ़ते हैं अपना। आगे लिखा हुआ एक शेरपुर घटना। देखो, जब शाहबाज खान भी यहाँ पे प्रताप को हरा नहीं पाया, प्रताप को अधीनता नहीं स्वीकार कर पाया, प्रताप को मार नहीं पाया, प्रताप को पकड़ नहीं पाया, असफल होकर जब वापस लौटा, और शाहबाज खान के लिए तो और कहते हैं कि शाहबाज खान बेचारा एक बार आया, हमला करके वापस चला गया। दोबारा जब अकबर ने भेजा था, तब अकबर ने क्या की और भेजा था कि हार के आ गए तो सिर काट लूंगा।
और क्या करते बापड़े, हार के गए थे वापस। अकबर ने कहा ढूंढ रहे तुम्हारे पीछे, पीछे जाके बैठ जाओ कहीं पे। एक बार और भेजा था, फिर बेचारा वापस चला गया था। फिर वो तो कश्मीर ही चला गया था, शाहबाज खान इधर रहा ही नहीं था अपने। शेरपुर घटना। जब ये बातें हुई तो अकबर ने इस बार एक नए सेनापति भेजे, अब्दुल रहीम खान खाना। छोटी क्लासों के अंदर कभी दोहे पढ़े होंगे, रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो रहीम जी सेनापति बना के भेजे गए। रहीम जी यार प्रेम व्रेम की बात करने वाले बंदे, कहाँ लड़ाइयां करते घूमे। पर अकबर के ये काम एक बड़ा जोरदार था कि उनके दरबार में कोई भी होगा उन सबको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़े। इवन बीरबल जैसे मजाकिया आदमी को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया करते। इस बार इसको भेज दिया, रहीम जी को भेजा गया, रहीम जी आप जाओ। 1580 के आसपास की घटना है। पहाड़ों में कहीं शेरपुर नाम की जगह थी, वहां पर रहीम जी अपने सेना को लिए पड़े हुए थे। जब लंबे लंबे आक्रमणों के लिए जाते तो अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाया करते थे। रहीम जी के बीवी बच्चे आए हुए थे। रहीम जी भले आदमी, बहुत सीधे आदमी थे। रहीम जी ने कहा कौन लड़े अब फालतू। रहीम जी ने अपने कैंप लगाए, प्रताप पर हमले करने बंदी कर दी। डेली अपने शिकार विकार खेल कर वापस आ जाए, और थोड़े दिनों में अकबर को चिट्ठी लिख के भेज दे कि हमने प्रताप को पकड़ने के प्रयास किए थे लेकिन प्रताप हाथ नहीं आया। अब यदि अकबर वापस पूछ ले हाथ क्यों नहीं आया, तो रहीम जी वापस पूछ ले कि ये बात तो मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तुम चारों खुद आगे गए हो, तो आपस में मिलजुल के मुझे भी बता दो क्यों हाथ नहीं आया, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अकबर कहता कोई नहीं, वेल ट्राई, इस बार वापस अपने लगे रहो, पकड़ के लाना है। इधर प्रताप को पता चला, प्रताप ने बोला आजकल क्या हुआ, मुगलों की तरफ से अटैक वटैक क्यों नहीं बंद हो गए। और लोगों ने कहा साहब आजकल वो रहीम जी आए हैं, रहीम जी अटैक ही नहीं कर। प्रताप ने कहा ठीक है तो अपने छोड़ो। प्रताप पहाड़ों से निकल के थोड़ा समतल भूमि के अंदर आ गया, अपनी सेना वेना में घायल सैनिक थे उनकी इलाज विलाज करवाना शुरू किया, अनाज वनाज इकट्ठा करना शुरू किया। आगे जब भी होगा तब देखेंगे। और ऐसे कहते हैं प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह को एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा, घूमने के लिए गया हुआ था, और उसने देखा कि यार मुगलों वाले जो कैंप है वो थोड़े सुनने से पड़े। वो पास में गया, उसने जाके आवाज लगाई भाई रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी यहां पर नहीं है। कहां गए, तो शिकार खेलने के लिए गए। और कोई पुरुष होगा उसको भेज दो, मुझे बातचीत करनी है। कोई पुरुष नहीं है, सब शिकार खेलने के लिए गए हैं। अमर सिंह का सच्ची, तुम आ जाओ सारी की सारी। और कहते हैं अमर सिंह उन सबको गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके उनको लेके आ जाता है। वो महिलाएं बेचारी डरी हुई उसके पीछे पीछे चली हुई आए अमर सिंह के। प्रताप सामने खड़ा खड़ा देख। प्रताप ने कहा जैसे वो पास मेरे, कौन है, कहां से लाया है। उसने कहा पापा आप छोड़ो, आपकी काम की बात नहीं है, मैं देख लूंगा इनको। प्रताप ने बेचारा बदतमीज, बता है कौन, क्या है। उसने कहा और रहीम जी शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैं कर लाया शिकार तो। और जैसे ही प्रताप को इस बात का पता चला, कहते प्रताप ने अमर सिंह के थप्पड़ मारा। उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बहन बेटियों की जैसी हो। उनको आराम से रखा वहां पे, रहीम जी के पास वापस भेजा, वापस लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी गलती हुई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो महिलाएं जब लौट के गई उन्होंने बताया जाके कि प्रताप ने इतना अच्छा बिहेव किया हमारे साथ में, रहीम जी बड़े राजी हुए। और कहते रहीम जी ने तब कहा था कि धर रसी धर्म रसी खपजासी खुरसान, कि एक दिन जो खुरासान के मुगल आए हुए हैं ये एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राणा तुम्हारी धरती और तुम्हारा जो धर्म है ये हमेशा बना रहेगा। यार कोई आदमी दुश्मन की आई हुई महिलाओं को वापस भेज दे, नैतिक रूप से कितना श्रेष्ठ मनुष्य रहा होगा वो। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, वरना उस समय दुश्मन की बहू बेटियों को उठाकर लाना और आपस में बांट लिया करना सामान्य सी बातें हुआ करती थी। पर यदि कोई नहीं करता है, कितना महानतम महानतम चरित्र का आदमी रहा होगा वो। प्रताप इसलिए प्रातस्मरणीय हो जाता है कि उसमें ये दूसरे गुण इतने ज्यादा है, पर हमारे इतिहासकारों ने उसके साथ में इतना वो षड्यंत्र रचा है कि केवल एक योद्धा की छवि बना के छोड़ दी गई, जबकि वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बंदा है। उसके इतने आयाम खुलते हैं व्यक्तित्व के कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो सेक्युलर है, वो जो अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं उसको दूर कर रहा है, वो महिलाओं के प्रति अच्छी भावना रखता है, वो राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाता है, वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला बंदा है, वो एक योद्धा है। सब अब भामाशाह जैन है, वो उसके साथ युद्ध में लड़ रहे हैं। हल्दी घाटी वाले युद्ध में भामाशाह लड़े थे। अलग अलग समाज के, समुदाय के, संप्रदाय के लोगों को अपने साथ में जोड़ रहा है, वो संगठन बनाना जानता है वो आदमी। तो कहते हैं अमर सिंह उन बेगमों को बाद में वापस, अमर सिंह जिन बेगमों को लेके आ गए थे प्रताप ने उनको वापस पहुंचाया था। ये शेरपुर वाली घटना है, थोड़ी सी याद रख लेना बस घटना। आप आगे बढ़ते हैं। देखो वापस अकबर को पता चला कि रहीम जी के साथ ये मैटर हुआ। अकबर ने रहीम जी का, रहीम जी वापस आ जाओ, प्रताप को क्या संभालोगे, लुगाई नहीं संभल रही है। और इस बार एक नया सेनापति भेजा गया,
अकबर के खुद के अंकल थे सुल्तान खान, इस बार सुल्तान खान को भेजा कि आप जाओ और आप जाके प्रताप को पकड़ के लो। सुल्तान खान बड़े शानदार सेनापति थे। सुल्तान खान ने यहां पर आते कहते चौकियां बनाई। मुगलों की 4 चौकियां हुआ करती थी यहाँ पे। एक डूंगरपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देवल, एक उदयपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देबारी, पाली की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देसूरी, और अपने राजसमंद अजमेर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी दिवेर। इनमें सबसे मुख्य चौकी ये थी, मुख्य कैंप ये था, दिवेर वाला कैंप था। यहाँ पे मुगलों का पहरा सबसे कड़ा था और चारों तरफ से घेर के, चारों तरफ चारों कोणों के अंदर बनाई, प्रताप को इसे बाहर नहीं निकलने देंगे अपने। और प्रताप पहाड़ों के अंदर जाके बैठ गया तो मुगल सेना को और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे यार डर गया इस बार तो अंदर जाके बैठ गया, कब तक अंदर बैठा रहेगा, एक दिन तो अपने यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा अनाज पानी के लिए, और अपने पकड़ लेंगे या उसको मार देंगे या संधि करवा लेंगे या पकड़ के ले जाएंगे उसको। और प्रताप चुपचाप एकदम देख रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। और 1582 में एक दिन अचानक अपने बहुत थोड़े से सैनिकों के साथ प्रताप सर्जिकल स्ट्राइक करता है। उस दिवेर नाम की जगह पर एक बेहतरीन युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी के 6 साल बाद में वहां दिवेर में सुल्तान खान के खिलाफ इस बार वापस प्रताप की एक छोटी सी टुकड़ी वहां पर अचानक औचक हमला करती है उनके ऊपर। सुल्तान खान समेत पूरी सेना को उजाड़ के रख देते उस युद्ध के अंदर। तो और कहते इस युद्ध को तो अमर सिंह के लिए याद किया जाना चाहिए, जो प्रताप का राजकुमार था अमर सिंह, उसके लिए याद किया जाना चाहिए। बहादुरी से लड़ा था कि उसने सुल्तान खान को जब तलवार मारी थी तो सुल्तान खान को बीच में से 2 टुकड़े करके रख दिए थे उसने, घोड़े समेत चीर दिया था इस युद्ध में। तो युद्ध अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है। इसमें मुगल सेना नायक तक को मार दिया गया था, और मुगलों का जो सेना नायक था वो कौन था? सुल्तान खान। और इस युद्ध में कहते हैं कि आसपास वाले जो राज्य थे वो और प्रताप का साथ देने के लिए आ गए थे। ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सब ने और प्रताप का साथ दिया था। और जेम्स टोड तो इसे इतना खुश है कि जेम्स टोड कहता है ये मेवाड़ का मैराथन है। तो याद रखना कि जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली, और इस युद्ध को वो कहता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन है ये युद्ध तो अपने आप के अंदर। मैं अभी बताऊंगा थर्मोपोली और क्या है। पर देखो 4 चीज। एक तो इस युद्ध में प्रताप जीत गया, एक ये कि अमर सिंह ने इसमें मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था, एक ये कि आसपास वाली सारी रियासतें प्रताप का साथ देने के लिए आई थी, और जेम्स टोड इसको कहता है मेवाड़ का मैराथन। आप सोचिए षड्यंत्र कितना बड़ा होगा कि एक यूरोपियन इतिहासकार उस युद्ध के बारे में इतनी अच्छी बातें कहता है और उसको मैराथन के युद्ध के बराबर बताता है। मैं और बताऊंगा आपको मैराथन के युद्ध के बारे में। और हमारे इतिहास में दिवेर का नाम नहीं है। हल्दी घाटी को बच्चा बच्चा जानता है, पर दिवेर के बारे में कोई नहीं जानता। इतिहासकारों ने कितने सुविचारित तरीके से हल्दी घाटी छापा, और उसमें भी लास्ट में लिखा और कि प्रताप जीता नहीं था। और दिवेर चूंकि साफ साफ दिखता है कि साहब मुगल सेना ने कोई मार गए, किंतु परंतु करने की बात नहीं, खा गए, छुपा गए, बताना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि यदि दिवेर बताते हैं तो कई बातें बतानी पड़े, क्योंकि दिवेर बताते हैं तो ये बताना पड़े कि प्रताप संगठन बनाने में बहुत अच्छा था, आसपास की सेनाएं भी उसके साथ में आ गई थी। दिवेर बताए तो ये बताना पड़े उस युद्ध के अंदर कि उसमें मुगल सेना की साफ साफ हार हुई है, इवन यहां तक कि मुगल सेनापति तक मारा गया है। दिवेर बताते तो उन्हें बताना पड़ता कि अमर सिंह भी अपने पिता के समान उतना ही बड़ा महान योद्धा था, और उसने सुल्तान खान को अपने तलवार के एक वार से समेत घोड़े चीर के रख दिया था। पर हमारे इतिहासकारों को ये नहीं बताना, उनको कहानियां सुनानी कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, प्रताप के बेटे के हाथ में घास की रोटी थी, अमर सिंह के हाथ में वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया था। और वो जो कविताएं, वो कहानियां जो इतिहास में पढ़ाई जाती है, हरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रहो रणारो सुत्यो दुख जाग्यो, वो कविता है। हम कन्हैयालाल सेठिया के लाख लाख आभारी हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक महानतम कविता के जरिए जन जन की वाणी तक प्रताप की संघर्ष की गाथाएं या प्रताप की कहानियां पहुंचाई। परंतु इतिहास नहीं है। जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि एग्जेजरेशन करता है, अतिशयोक्ति करता है, एग्जेजरेट करके चीजों को एक अलग लेवल पर लेके जाता है, परंतु हिस्ट्री नहीं है वहां पर। और लोग उसको हिस्ट्री और मानते हैं। और फिर जब लोग कहते हैं कि 1576 के बाद प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई, अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया, मुझे और बड़ा अजीब सा लगता है कि यार अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। मैंने और बताया था कि 1559 में अमर सिंह के जन्म के समय ही उदयपुर की स्थापना की, क्योंकि उस समय उदय सिंह जी एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए हुए थे। यार 17 साल का था वो हल्दी घाटी युद्ध के समय, और तुम कहते हो 17 साल के एक लड़के के हाथ से
और वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। यहाँ पुरानी कहावतों के अंदर कहावा है, 8 वर्ष रो कुकर जिए 13 वर्ष रो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवा आगे जीवन को धिक्कार। कि क्षत्रिय 18 साल तक ही जीता, उसके बाद जिए तो धिक्कार है उसको, उससे पहले लड़के मर जाया करते थे। और तुम कहते हो 17 साल के योद्धा के हाथ से वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। पर है जी, कहानियां इन लोगों ने गढ़ी, अपने उन कहानियों को पढ़ते हैं। दिवेर याद किया जाना चाहिए, दिवेर की जयंतियां मनाई जानी चाहिए, दिवेर बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा ने इतने बड़े शक्तिशाली सम्राट को सर्जिकल स्ट्राइक करके हरा दिया था, पूरी सेना को तितर बितर करके वहां से फेंक दिया था। तो दिवेर याद रखना। अब लो, मैं इस मैराथन वाली बात पे आता हूँ, ये थोड़ा बताता हूँ आपको। दो चीजें, एक युद्ध के लिए जमस्टोड कहता है मेवाड़ का मैराथन, एक युद्ध के लिए जमस्टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली। वापस बात सुनना, ईरान एक देश है अपने, पर्सिया बोलते थे इस टाइम इसको, फारस। यहां पर एक राजा हुआ था डेरियस। अपने हिंदी की किताबें लिखती है इसको दारा। अपने हिंदी वालों ने बड़े अन्याय किए हैं जी कई। अलेक्जेंडर को बापड़े को बना दिया सिकंदर, डेरियस को बना दिया दारा, तो ऐसे कोई नाम बना देते हैं अपने वाले। तो तेमुचिन को बना दिया चंगेज खान, तो कुछ ही कर लेते हैं। तो डेरियस जो था उसका नाम अपने दारा लिखते हैं। कहते हैं डेरियस ने 490 बीसी में यूनान पर हमला किया। यूनान जिसको आजकल अपने कहते हैं ग्रीस, यहां पर हमला किया। यूनान में कई छोटे छोटे स्टेट थे। एक स्टेट का नाम था एथेंस, एक स्टेट का नाम था स्पार्टा। एथेंस पर वो हमला करता है 490 बीसी में, मैराथन के मैदान में। मैराथन जगह का नाम है, वहां पे एटिका प्रांत के थोड़ी सी पास में एक जगह पड़ती है मैराथन, वहां पर एथेंस पर वो हमला करता है, एक बड़ी सेना लेके हमला करता है। एथेंस वालों को लगा कि यार अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए एथेंस वालों ने स्पार्टा वालों को भी बुलाया। और मैं बताऊं एथेंस स्पार्टा की बात, एथेंस वो राज्य जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था। दुनिया के महानतम महानतम जो फिलोसोफर हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये जो हुए ये सारे के सारे एथेंस के हुए। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्पार्टा वाले लड़ना जानते थे, केवल स्पार्टन्स लड़ाई में बहुत अच्छे थे। एथेंस वालों ने एक अपना बंदा भेजा, एक बंदा था फिसिपिडीज। फिसिपिडीज नाम करके बंदा था, इसको कहा कि तू जा और जाके स्पार्टा वालों का, स्पार्टा वालों हमारी सहायता करने के लिए आओ, मैराथन के मैदान में हम पर्सिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहते हैं बरसात का समय था, घोड़े चल नहीं सकते थे, इसलिए फिसिपिडीज दौड़ के जाता है, दौड़ लगाता है। और कहते हैं कि उसने 48 घंटों के अंदर कम से कम कोई 150 मील की यात्रा तय कर दी थी, इतना तेज वो दौड़ के गया था। और वो वहां पे पहुंचा और उसने जाके स्पार्टा वालों को कहा कि स्पार्टन्स, मैराथन के मैदान में हमारा युद्ध चल रहा है, आप हमारा साथ देने के लिए आओ। लेकिन हालांकि स्पार्टन्स नहीं गए साथ देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। एथेंस अकेला लड़ा, अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर डेरियस की एक बड़ी सेना को हरा देता है। मिल्टिडियाज सेनापति हुआ करता था इनका। मिल्टिडियाज लड़ा था इधर से और उन्होंने डेरियस को हरा कर यहां से भगा दिया था वापस। जमस्टोड कहता है जिस प्रकार एथेंस की एक छोटी सी टुकड़ी ने उस मैराथन के मैदान में एक बाहुबली सम्राट डेरियस की सेना को वापस भगा दिया था, कुछ उसी प्रकार प्रताप की एक बहुत छोटी सी टुकड़ी ने दिवेर के उस मैदान के अंदर सुल्तान खान की एक बड़ी सेना को हरा दिया था, मुगल बादशाह अकबर की एक बड़ी सेना को हरा दिया था। वो कहता दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। फिसिपिडीज दौड़ के गया था, मैराथन के युद्ध में बुलाने के लिए गया था, लंबी दूरी तय की थी मैराथन के युद्ध में एथेंस स्पार्टा वालों को बुलाने के लिए। इसलिए आज भी हम लंबी दौड़ जितनी भी होती है उन सबको हम मैराथन की दौड़ कहते हैं। कहते हैं डेरियस की इस हार का बदला लेने के लिए इसके ठीक 10 साल बाद 480 बीसी में उसके बेटे जरक्सीज ने वापस हमला किया। इस बार थर्मोपोली वाली जगह पे लड़ाई हुई। थर्मोपोली भी वहां पर एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ाई हुई। इस बार एथेंस और स्पार्टा मिलकर लड़े थे। जरक्सीज की एक बहुत बड़ी सेना थी और इस बार जो सेनापति था वो स्पार्टा वालों की तरफ से एक सेनापति गया था, लियोनिडास नाम का एक सेनापति गया था। और कहते हैं सेना हालांकि वैसे 10,000 की थी पर स्पार्टन्स उसमें 300 ही थे। और ये 300 स्पार्टन्स क्या जीत जान से लड़े होंगे। यदि आपने हॉलीवुड की मूवी 300 देखी है तो और आप ढंग से देखोगे, ये जीत जान मतलब प्राणों की अंतिम बाजी लगा दी थी अपने देश को बचाने के लिए। जमस्टोड कहता है जिस प्रकार उस थर्मोपोली के मैदान के अंदर मात्र कुछ थोड़े से लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए जी जान लगा दिया था, उसी प्रकार हल्दी घाटी के मैदान में उन मेवाड़ के योद्धाओं ने अकबर जैसे एक बड़े सम्राट की सेना को हराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। इसलिए वो कहता है हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, वो कहता है दिवेर मेवाड़ का मैराथन।
तो ये बात याद रख लेना भाई। तो आप 300 मूवी देखोगे तो उसके अंदर आप चीजें और देख लोगे, तो आपको कि ये थर्मोपोली और इनको ये क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे रीजन ये। अपने किसी राजस्थानी कवि का एक अच्छा सा दुआ है कि दोहरा घाट्या ताल रो आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली घर घर लियो निडास। कि हमारे राजस्थान का तो इतिहास ही अजीब है। जम्स टोड कह के गया था कि यहाँ के गांव गांव में थर्मोपोलियां हैं, घर घर में लियोनिडास हुए हैं। उसने कहा हमारे तो एक थर्मोपोली और एक लियोनिडास है, इनके हर गांव में थर्मोपोली जैसे युद्ध में, हर घर में लियोनिडास जैसे डाकी पैदा हो गए। कितनी तारीफें की उसने, एक बाहर का आदमी इतनी बातें बता के गया, लगा होगा उसको कुछ तभी बता के गया वो इन चीजों को। तो ये बातें याद रख लेना, लिखना मत भले, पर दिमाग में रहनी चाहिए अपने, कोई पूछ ले अपने से। और आगे बढ़ते हैं, देखो आगे देखो, कहते हैं अकबर ने फिर ट्राई की, इस बार वापस 1585 में मान सिंह के अंकल हुआ करते थे जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा को अटैक करने के लिए भेजा कि जगन्नाथ तुम जाओ और तुम अटैक करके आओ। लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, ये भी वापस चला गया था। और फिर आपने तो वापस जाते थे, भीलवाड़ा में डेथ ही हो गई थी मांडल के अंदर, तो वहां मांडल में छतरी और बनी हुई जगन्नाथ कछवाहा की। तो 1585 में अटैक हुआ। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये अंतिम आक्रमण है अकबर की तरफ से, इसके बाद में कोई अटैक नहीं हुआ। तो पूछे अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम सेनापति कौन आया था, तो अंतिम सेनापति जो आए थे वो थे जगन्नाथ कछवाहा, अंतिम सेनापति के रूप में आए थे यहाँ पे। 1585 में आक्रमण किया था, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इस बार प्रताप को गुस्सा है, और प्रताप ने कहा यार ये कछवाहे क्या मांगते हैं, कभी मान सिंह आ जाता है, कभी भगवान दास लड़ने के लिए आ जाता है, कभी माधो सिंह आ जाता है, कभी जगन्नाथ आ जाता है। और प्रताप ने इस बार आमेर के इलाके पर कब्जा कर दिया था, और आमेर का एक सबसे व्यापारिक केंद्र, जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, मालपुरा था। कहते हैं प्रताप ने मालपुरा पर आक्रमण किया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मालपुरा पर अधिकार कर लेता है। तो ये बदला लिया था उसने कछवाहों से। इसके बाद अकबर ने, प्रताप की डेथ 97 में हुई है, तब तक 12 साल तक अगले वापस कोई उसने अटैक नहीं किए थे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या है आगे लिखा। प्रताप के निर्माण कार्य, दो बातें देखो मैं अभी बताई जो। एक तो जब उसने माल निर्माण कार्य मतलब उसने क्या क्या करवाए थे, काम क्या क्या करवाए थे। एक तो जब उसने मालपुरा पर कब्जा किया था, तो मालपुरा के अंदर एक पौंड बनवाया था, झालरा, एक तालाब बनवा लिया था, झालरा तालाब। और यहां पर शिव जी के भक्त थे, तो यहां पे महादेव जी का मंदिर बनवाया था, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। ये तो मालपुरा में थी करवाई। फिर जब प्रताप पर अटैक होने बंद हो गए थे, तो प्रताप बाहर निकल के आया था, और बाहर निकल के आगे उसने अपनी एक नई राजधानी स्थापित की थी, चावंड। उदयपुर के अंदर चावंड नाम की जगह, यहाँ पर नई राजधानी स्थापित की। यहाँ पे खूब सारे निर्माण कार्य करवाए। यहाँ उसने एक चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, यहाँ उसने महल बनवाए, पैलेस बनवाए, बावड़ियां बनवाई, खूब सारे निर्माण कार्य वगैरह करवाए थे उसने चावंड के अंदर। तो ये प्रताप के निर्माण कार्य। फिर चावंड में सबसे याद रखने वाली बात कि यह चावंड से आर्ट की बात आई, तो मैं एक और बताऊं, यहां से मेवाड़ की पेंटिंग शुरू होती है। हालांकि पहले से पेंटिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी जो मेवाड़ पेंटिंग का जो इंडिपेंडेंट फॉर्म यदि कहीं से डेवलप होता है, तो वो चावंड से होता है, प्रताप के टाइम में होता है। और वो जगह कौन सी है, तो वो चावंड है। और जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम था नसीरुद्दीन। देखो क्या षड्यंत्र है कि प्रताप का नाम आते अपने दिमाग में केवल उसकी एक ही छवि आती है, वॉरियर्स, लड़ने वाला राजा, क्योंकि पढ़ाए वो गया। दूसरी चीज इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि यदि ये बताते कि प्रताप ने आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट भी किया गया था, तो हम पूछते कि कौन सी, तो जैसा पेंटिंग, तो एक तो उसका एक अलग आयाम खुलता है, एक अलग डायमेंशन अपने को पता चलता है कि साहब वो एक कल्चर को प्यार करने वाला बंदा भी था। फिर दूसरी बड़ी बात, फिर पूछते कि यार पेंटर कौन थे, तो कहते पेंटर तो नसीरुद्दीन था। झक मरा के लिखना पड़ता कि सेकुलर राजा था, उनको वो सेकुलरिज्म एक साइड में दर्शाना इसलिए खाई गए। बाकी नासिरुद्दीन जैसा चित्रकार उसके दरबार के अंदर हुआ करता था, ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात। याद रखना कि प्रताप का चित्रकार कौन था, नासिरुद्दीन था। कहां से चित्रकला की शुरुआत की थी, चावंड से। और चावंड में उसने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था, महल बनवाए थे, बावड़ियां बनवाई थी। मालपुरा के अंदर उसने झालरा पौंड तालाब बनवाया था, और एक नीलकंठ महादेव का टेम्पल बनवाया था। और पढ़ते हैं देखो। और जब कहते प्रताप या उसने शांति काल के अंदर ही बिताए थे, अपने 12 साल शांति काल के अंदर ही बिताए थे। मतलब इवन वो कितना महान राजा रहा होगा। कहते हैं कि उसने वे सैनिक जो शहीद हो गए थे
उनके परिवार वालों के पुनर्वास की व्यवस्था की थी। जो आज जो आप पढ़ते हो ना कि शहीदों के परिवारों को प्लॉट मिला, शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप मिला, ये उस टाइम प्रताप कर रहा था। ये सब बातें वीर गति में जितने प्राप्त हुए उनके बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा। तब जाके जनता जुड़ती है साथ में, तब जाके जनता को लगता है कि नहीं, हमारा राजा हमारे लिए लड़ रहा है, हम इसका पूरा पूरा साथ देंगे। तब ये सब चीजें आती है। और पढ़ते हैं, देखो आगे। तो याद रखना, कभी आंसर के अंदर लिखना कि उसने शहीदों के परिवारों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर दी थी। आगे आगे लिखा हुआ है, उसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे, थोड़े पढ़ लेते हैं। देखो इस बार मेंस में क्वेश्चन था। जैसे एक विद्वान थे इसके दरबार में, चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र नाम के एक विद्वान हुए थे। किताबें हैं कुछ, राज्याभिषेक, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। ये कुछ किताबें लिखी थी। कौन कौन सी होगी? राज्याभिषेक, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। राज्याभिषेक नाम से पता चलता है, राजतिलक कैसे किए जाते हैं उनके बारे में। मुहूर्त माला ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसकी जानकारी देती है। याद रखने वाली ये विश्व वल्लभ, इस बार मेंस में क्वेश्चन था। ये बगीचों की जानकारी देने वाली किताब है। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर की जानकारी जिस बुक से मिलती है विश्व वल्लभ है। तो कहते हैं कि प्रताप को बगीचों में, बागवानी में, गार्डनिंग में, हॉर्टिकल्चर में बड़ी रुचि थी, हॉबी थी उसकी। इसलिए प्रताप ने चक्रपाणि मिश्र को कहकर किताब लिखवाई थी कि यार ये लिखो। तो आप जब कभी प्रताप के पर्सनालिटी की विशेषताएं लिखो, उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो, तो आप लिखना फीचर्स के अंदर कि वो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर राजा है वो। और वो चक्रपाणि मिश्र कहकर किताब लिखवा रहा है। किताब का नाम विश्व वल्लभ है, जो किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर की बुक है, उद्यान विज्ञान की बुक है। तो चक्रपाणि मिश्र हुए। तो इस बार मेंस में पूछा था इसलिए मुझे याद आ गया। फिर एक राइटर है हेमरत्न सूरी। हेमरत्न सूरी नाम करके, सूरी मैंने बताया दिया, जैन राइटर। किताब लिखी थी गोरा बादल री चौपाई। अब गोरा बादल अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, बार पहले पढ़ा था गोरा बादल के बारे में, देख लो। तो गोरा बादल वाली बात है 1303 की, याद अभी तक रखी जा रही। और ये तो और मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि प्रताप ने हेमरतन जी को कहा कि हेमरतन जी यार, गोरा बादल अपने मेवाड़ के बेहतरीन सेनापति हुए हैं, उन पे बुक लिखो। उनका साहब लिख देंगे। पद्मिनी पे भी लिखी थी उन्होंने, पद्मिनी चौपाई भी लिखी थी। चौपाई मतलब 4-4 लाइन है जिसमें होती है चौपाई, 2-2 लाइन है जिसमें होती है दोहे। उनका मैं लिख दूंगा, पर मैं जितने दिन लिखूं मेरे घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, और इस बुक का खर्चा कौन देगा? तो भामास आगे भाई जो ताराचंद थे वो बैठते। उन्होंने कहा अरे क्या बात कर दी यार, मैं दूंगा इसका सारा खर्चा, आप तो किताब लिखो। तो हेमरतन सूरी ने किताब कौन सी लिखी? गोरा बादल री चौपाई। एक दरबार में थे सादुलनाथ त्रिवेदी, और सादुलनाथ त्रिवेदी के बारे में और नहीं एक जानकारी याद रखनी। सादुलनाथ त्रिवेदी विद्वान आदमी थे। इनको प्रताप ने गांव दान में दिया था, मंडेर, मंडेर की जागीर दान में दी थी। और इसके लिए बाकायदा एक पूरा अभिलेख है, 1588 का उदयपुर अभिलेख है, उदयपुर इंस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर नामक गांव दान के अंदर दिया था, डोनेट किया था उनको गांव। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हल्दी घाटी वाले युद्ध में अकबरन जीत गया था, तो जब इतिहासकारों ने वापस जब इस पे शोध किया, जब रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हुआ, तो लोगों ने कहा कि यदि यार उस युद्ध में अकबर जीत गया था, तो वो आसपास की जमीन भी अकबर ने जीत ली होगी। और यदि जमीन अकबर ने जीत ली होगी, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पास के गांव की कोई जमीन प्रताप किसी को दान के अंदर दे? मंडेर वहां के एकदम पास का गांव है। तो ये उदयपुर वाला जो अभिलेख है मंडेर जागीर देने का, ये भी सबूत अपने आप में। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर प्रताप जीता था, इसलिए जमीन उसके पास थी। जमीन उसके पास थी तो वो सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर गांव की जो जागीर है वो दान के अंदर दे रहा है। और फिर चारण कवि थे इसके दरबार में, एक थे माला सांदू और एक थे रामा सांदू। इनके नाम भी याद रखना भाई। सिंपल कभी कोई पूछ ले कि माला सांदू और रामा सांदू जो चारण कवि थे वो किसके दरबार में थे, तो प्रताप के दरबार में माला सांदू और रामा सांदू थे, ये दरबारी विद्वान। चक्रपाणि मिश्र की 3 किताबें, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ का सब्जेक्ट याद रखना है हॉर्टिकल्चर। हेमरतन सूरी की किताब गोरा बदल दी चौपाई, इसका पूरा खर्चा भामाशाह के भाई ताराचंद ने दिया। सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी गई, जिसकी जानकारी 1588 के उदयपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और 2 चारण कवि है, चारण पोइट है, एक का नाम है माला सांदू, एक का नाम है रामा सांदू। फिर तो एक लास्ट बात बची अपने,
कि प्रताप की मृत्यु, तो कहते हैं 19 जनवरी 1997 को प्रताप की मृत्यु हुई थी, 1597 को, सॉरी, वही चावंड में। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक धनुष को खींच रहे थे, उस धनुष को खींचते समय पीछे गिर गए थे। कुछ तो कहते हैं आंत के अंदर लग गई थी, कई कहते हैं पीछे गिरे थे तो सर में लगी, खून का क्लोट बन गया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। पर जैसे भी हुई, जो भी हुई, चावंड में उनकी डेथ हुई थी 19 जनवरी 1597 में। वही चावंड के पास में एक जगह पड़ती है बांडोली, वहां पर प्रताप की छतरी बनी हुई, वहां पर प्रताप की छतरी, 8 पिलर्स, 8 खंबे हैं उस छतरी में। इतिहासकार कहते हैं कि प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले मेवाड़ के वो इलाके जो अकबर ने कब्जे कर लिए थे वापस छीन लिए थे। केवल 2 किले नहीं ले पाया था वो, ये तो चित्तौड़ का किला वापस नहीं जीत पाए थे, एक मांडलगढ़ वाला किला वापस नहीं जीत पाए थे। इन 2 को छोड़ के संपूर्ण मेवाड़ उसने वापस जीत लिया था। तो ये 2 याद रखना कि कौन से 2 किले वापस नहीं ले पाए थे, चित्तौड़ और मांडलगढ़। कहते हैं अकबर के दरबार में कवि हुआ करते थे दुर्सा आढ़ा, आगे और पढ़ेंगे हम दुर्सा आढ़ा के बारे में। और जब अकबर के पास में मैसेज पहुंचा कि साहब राणा प्रताप की डेथ हो गई है, तो अकबर का मुंह उतर गया ऐसे, लोगों ने कहा ये कैसे हुआ। और जो अकबर को तो खुश होना चाहिए कि उसका एक दुश्मन मरा है, लेकिन इसका तो मुंह ही उतर गया अपने आप के अंदर। तो दुर्सा आडा थे, उन्होंने एक दोहा बोला था उस टाइम कि गहलो तो राण जीत गयो, दसन मुंद रसना डसी, निसास मूक भरिया नयन तो मृत सा प्रताप सिंह। कि है गहलोत राजा प्रताप सिंह, आज तुम जीत गए। आज तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारे शत्रु अकबर की भी आंखें भर आई थी, उसकी श्वास ऊपर चढ़ गई थी, आश्चर्य से उसकी जीभ उसके दांतों के बीच में आकर कट गई थी। और दुर्सा आडा खूब तारीफें करते हैं प्रताप की, इनकी आगे और जो किताबें मैं आगे और पढ़ूंगा, ये सब प्रताप की बातें थी। आप घर पे ट्राई करना कि आप मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाए कि फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ प्रताप लिखे जाए, प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी जाए, तो आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो वो आप पॉइंट लिखने की कोशिश करना। कल अपने और डिस्कस करेंगे इस पे, इंपॉर्टेंट रह जाए, पूछ सकता है प्री मेंस इंटरव्यू किसी के अंदर भी। धन्यवाद।